हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। देखिए, सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा, समझ गए? तो आपको क्वेश्चन बैंक में कम से कम 2022 से लेके 25 का, या हो सकता है 2020 का भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, आपको पता होगा। तो 5 साल का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो लगभग आपका 80% क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कितना मिलेगा, तो 80% प्लस। और अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक के साथ साथ वर्मा प्रेस और मॉडल पेपर ये भी पढ़ लेंगे तो 90% से अधिक क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई शिक्षक आप लोगों को बोल रहा है कि 100% क्वेश्चन मिलेगा तो वो गलत है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है नया, जो ना तो पहले कभी पूछा है ना उस पैटर्न का कुछ सवाल है। तो आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे। तो मैथ में भी 30 में से एक दो क्वेश्चन उस तरह पूछ सकता है, समझ गए? ताकि स्टूडेंट का 1-2 नंबर कटे। बोर्ड वाला भी यही चाहता है, समझ गए? अब 100 में से लगभग 95% से वो सब 1-2 सवाल नहीं बनता है, तो आप लोग टेंशन ना लें। वैसे भी आपका साइंस जो है बहुत ही, उसका जो मॉडल पेपर आया है 2026 का, बहुत ही हार्ड है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक के साथ साथ वर्मा प्रेस का मेरा जो वीडियो है उसको देखिए, समझ गए? हिंदी में आपको टेंशन ही नहीं लेना है। हिंदी में 100% क्वेश्चन मिल जाता है, समझ गए? हिंदी में, इंग्लिश में 100% मिलेगा, और साइंस और मैथ में 95% से प्लस मिलेगा, और सोशल साइंस में भी थोड़ा 90% मिलता है। उसमें 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन उसमें बाहर से रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, 2022 का ये क्वेश्चन है। 22 से आपको 25 तक कम से कम पढ़ना है, और हो सके तो 21 वाला भी पढ़ लीजिएगा। सॉरी, 21 में एग्जाम नहीं हुआ है, 20 वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गद्यांश है तो इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? जिंदगी होती है। देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया गया है। अगला, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है। तो क्या होती है असली ताकत? असली क्या होती है? ताकत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? कौन कोई चिंता नहीं करता? साहसी, क्योंकि साहस के बारे में बात हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बेखौफ। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग क्या सोचेंगे। तो साहसी हो गया। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन। जनमत कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। आपका मत में जन लगा है, पहला पद क्या है? प्रधानता है पहला पद का इसमें, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? ये साधारण जीव का काम है, डरपोक का काम है, और साहसी मनुष्य अकेले चलता है। अब चलिए पद्यांश आ गया, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता? सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता? खिलता फूल म्लान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता राशि भी छिप जाता है, जब सावन घन घिर जाता है। उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाले। वे ऊंचे ऊंचे मीनारे मिट्टी में मिल जाते हुए छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर
तलक धरती की गाथा, मौन मुखर कहता कन कन है। चलो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। क्रंदक। चलो अब आगे देखो। देखो यहाँ पे लिखा है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। क्रंदन। समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। दूर तलक किसकी गाथा है। धरती की गाथा। नील गगन एक शब्द क्या होता है। नीलांबर। नील गगन माने नीलांबर। खिलता फूल क्या हो जाता है। म्लान हो जाता है। जब सावन घन घिर जाता है तब कौन छिप जाता है। शशि। सावन घन घिर जाता माने बादल आ जाता है तो रोशनी छिप जाता है, माने सूरज के बारे में बात हो रहा है। चलिए क्रिया देखिए और व्याकरण को ध्यान से, इसी को तो समझना है आपको। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब जो जिसमें क्रिया हो, सिर्फ क्रिया हो और कर्ता हो, कर्म ना हो। कर्म ना हो उसको बोलते हैं अकर्मक। जैसे रोना, हंसना, ये सब है अकर्मक। तो पिताजी रेडियो सुन रहे हैं। माँ भोजन बना रही है। भोजन बनाना सकर्मक है। पुस्तक पढ़ना सकर्मक है। क्या पढ़ रहा है। पुस्तक। रेडियो सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं। रेडियो। बच्चा खेल रहा है। अगर यहाँ रहता बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, वैसे भी खेलना, नाचना, रोना, गाना, ये सब अकर्मक क्रिया है। समझ गए। कर्म भी नहीं है उसमें कुछ। इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया। आपको पता होगा, रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है। रोटी। जबकि खेलना, सब एक जैसा खेलता है। उड़ना, सब एक जैसा करता है। ये सकर्मक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, अगर होता तो वो सकर्मक होता, जबकि ये क्या है। अकर्मक है। तो कौन सा वाक्य सकर्मक है इसमें। रोटी खाना। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है। भारी। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी नहीं है। श्याम। सफेद होगा, सफेदी होगा, उजला होगा। श्याम बने काला। आजीवन कौन सा समास है। जीवन भर। अवयवी भाव समास। जीवन में आ गया तो अवयव आगे आगे। रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, यह कौन सा वाक्य है। इसमें दो गो है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, योजक द्वारा जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कर्मवाच्य। अगर रहता यहाँ पिताजी अखबार पढ़ रहा है तो होता कर्तरीवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता है अखबार पे। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया तो कर्मवाच्य। विद्यालय घर के डैश है तो निकट है। विद्यालय घर से दूर है होता तो घर के निकट है, घर से दूर है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तीन, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अब किताब पे आ गए, बुक का क्वेश्चन देखिए। फसल क्या है। और तो कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है, यह हाथों के स्पर्श की महिमा है, बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकेत है, हवा की थिरकन का। यह फसल कविता का है। समझ गए। तो चलिए देखिए आगे शुरू करते हैं। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। नागार्जुन। कौन है। नागार्जुन। फसल किसका जादू है। नदियों के पानी का। फसल किसका गुणधर्म है। मिश्रित मिट्टी का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जादू और गुणधर्म। तो नदियों के पानी का जादू और मिट्टी का गुणधर्म। तो हो गया ये। फसल किसका रूपांतरण है। सूरज की किरणों का, वो भी दिया था वहां पे। सूरदास की काव्य भाषा, ये ब्रज भाषा इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने किससे भाग्यवान कहा है। उद्धव को। भाग्यवान है उद्धव। उत्साह कविता में कवि ने किसे गर्जने को कहा है। तो बादल को ही बोलेगा गर्जने बरसने। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है। तो ये है आपका उत्साह का। चलिए अभी एक ध्यान देखिए थोड़ा, 2 लाइन। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यह आपका नेताजी का चश्मा। समझ गए। स्वयं प्रकाश। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा माने स्वयं प्रकाश। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा।
पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था। बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? ये था कैप्टन, चश्मे वाला यही था। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला। कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन क्या काम करता था? चश्मा बेचता था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? ये है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? मझोले कद के, गोरे चिट्ठे आदमी थे, उम्र 60 वर्ष से ऊपर। समझ गए? रामवृक्ष बोनीपुरी इसको लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? कबीरपंथी टोपी पहनते थे तो कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब उसके एक लौटा बेटा मर गया, बोदासा था वो। अब देखिए आगे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सीने में डाल देती। ये है माता का आंचल। शिव पूजन सहाय, पूजन, माता का पूजा करो, माता का आंचल। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? माता का आंचल मतलब शिव पूजन सहाय। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? ये सरसों तेल को कहा जाता है गाँव में। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और लीलार में, मतलब कपार पे। लेखक किसको गोद में से सकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में। चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, एक ही वीडियो में सब उड़ा देंगे। इसमें भी सबसे पहले गद्यांश है, थोड़ा स्पीड में इसको देख लीजिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में सर्वांगी सफलता का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल आभूषण है। वीरों तथा कर्मचारियों का इष्ट देव है। सर्वांगी उन्नति का आधार है। पहला क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह के नहीं ताकते वही आत्मनिर्भर है। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। स्वावलंबन का अर्थ क्या है? ये भी वही होगा, स्वावलंबन। स्वयं पे देखिए, स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। यहाँ पे स्वावलंबन का अर्थ है स्वयं पर आलंबन अर्थात निर्भरता। यहीं तक लिख सकते हैं आप लोग। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आत्मनिर्भरता के बारे में बात हुआ तो वही होगा। चलो अब आगे देखो। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है, तो यहाँ पे अवयव और बनाएगा, जिस पर लिंग वचन कारण किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे बोलते हैं अवयव। अनुराग सदा सत्य बोलता है। समझ गए आप लोग? अवयव का उदाहरण परिचय दीजिए। तो ये तो हो गया। और हमेशा या सदा, वह पद जिसमें किसी भी कारणवश परिवर्तन नहीं होता अवयव या अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, ही, और भी। अवयव उसको भी बोल सकते हैं जिस पर लिंग वचन कारण किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माता पिता का समास विग्रह, तो ये क्या होगा? माता और पिता। माता पिता माने माता और पिता, ये द्वंद्व समास है जिस पे हैपन के द्वारा किसी को योजक के द्वारा जोड़ सकते हैं। त्रिनेत्र होता है आपका, या समाहार, चतुर्भुज, वो सब होता है द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध होता है। बहुव्रीहि समास क्या होगा? जिसमें जो है कोई स्पेशल चीज़ निकले, जैसे पीताम्बर, जैसे लंबोदर। पीताम्बर क्या होता है? पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। तो इसी को बोलते हैं बहुव्रीहि समास, स्पेशल चीज कुछ आए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कुछ। छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करें। छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया है। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास से हम विफल हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। अगला, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी होने का एहसास होता है तब पास पहुंचने पर वहां पानी दिखाई नहीं देता, इसे बोलते हैं मृग तृष्णा। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन, वैभव और धन दौलत के पानी के अर्थ में किया गया। देखिए मतलब रेगिस्तान में क्या होता है, हिरन जब दौड़ता है तो उसको लगता है दूर में लाइट जो आता है पानी है, जब वहाँ पे दौड़ के पास जाता है तो वहाँ पानी नहीं है, यही है
वितृष्णा मतलब छलावा। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना? तो माँ ने लड़की को भावी जीवन के विषय में बताया। माँ चाहती है कि उसकी लड़की सरल, कोमल, भोली बनी रहे, परंतु वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है ताकि ससुराल वाले उसकी सरलता का अनुचित लाभ उठाए होगा, उस पर अत्याचार ना करे। इसलिए वह अपनी लड़की से कहता है कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डाले। फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंख वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर परिजन के लिए उसके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतवाणी भावना उमड़ती रहती थी। उसके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने परिजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं के संस्कृत में बस गए थे। वे हिंदी के प्रचंड विद्वान थे, या प्रचंड होगा यहाँ पे, एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। फादर बुल्के अपने स्नेह ही जनों के व्यक्तित्व, सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। उसके सातवां बड़े शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो जाता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। अब चलो आगे देखो। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव, ये नकारात्मक भी पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाए बिगाड़ने में उसके पिता का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उसके पिता का ही योगदान है। चलिए आगे देखते हैं। शीला अग्रवाल का योगदान, ये लेखिका थी, लेखिका की शिक्षिका। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उसकी हिंदी प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपने जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे 4 दीवार तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। तो चलिए आगे देखिए। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? आप देखिए ये क्वेश्चन आया कितना बार है, 20 बार आया है एग्जाम में। तो लोकगीतों एवं चेतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाले वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर भी किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। वो मतलब बिस्मिल्लाह खां शहनाई को सब जगह भी बजाते थे, चाहे मुहर्रम रहे या ईद रहे, गंगा के किनारे रहे, वो हनुमान मंदिर में भी बजाते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बजाते थे। जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक को खोजने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर की खोजने का प्रयत्न किया जिसमें वह मूर्ति बनाई गई थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखें। तो इसमें लिखना है, छोटे भाई को लिखना है, तो क्या लिखना है? अनुज या प्रिय नाम लिख सकते हैं छोटे भाई का, प्रिय राकेश, आप वहाँ कुशल होंगे, तुम वहाँ कुशल होगे और मैं आशा करता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। आपको बताना चाहता हूँ या तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो है समय अमूल्य धन है। समय का सदुपयोग करना सभी व्यक्ति का एक कर्तव्य है। जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा वो भविष्य में बहुत पछताएगा। इस तरह करके आप लोग लिख सकते हैं।
हम क्वेश्चन बैंक वाला वर्मा प्रेस में बताए थे उसी को। ये आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मल लेटर है। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखें। सबसे पहले सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी देवघर, ऊपर में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। विषय पेड़ पौधे की कटाई रोकने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में इन दिनों पेड़ पौधे की बहुत कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा लिखा है, हम आप अपने से बोले। अतः मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा, ये सब लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, ये है निबंध आपका, मेरा भारत महान बिरसा मुंडा, तो इस पे लिखना है आपको। और एक लास्ट आपका आएगा क्या, प्रचार। छात्र में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो लिख सकते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, खेल का प्रयोग, खेल में रुचि, या फिर लिख सकते हैं खेल व्यायाम का एक आसान तरीका है, स्वास्थ्य ही धन है। आओ खेलो और स्वस्थ रहो, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया या जीतेगा इंडिया। खेल मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये लिख सकते हैं आप लोग, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद आपका।